अब देखो अगला ये अपना पॉइंट है नंबर 4 कि कृषि विरासत क्या है। कृषि विरासत अगला पॉइंट आता है कृषि विरासत। ठीक है, कृषि विरासत का मतलब होता है पुराना टाइम। ठीक है, प्राचीन भारत में प्रचलित कृषि परंपराओं के अनुसार खेती करना ही कृषि विरासत कहा जाता है। इस पॉइंट को आप स्टार मार लीजिए, क्योंकि अब देखो अपन पुस्तक का नाम ही क्या है, कृषि विरासत यानी कि एग्रीकल्चर हेरिटेज। आप पता ही नहीं है कि होता क्या है, कुछ नहीं है, बस कृषि विरासत का मतलब होता है कि प्राचीन समय में क्या करते हैं, भारत में जो प्रचलित कृषि परंपराएं है उसके अनुसार क्या करना, खेती करना। जो पुरानी विद्या है उस पुरानी परंपरा और पुरानी विधियों को अपनाकर ही खेती करना कृषि विरासत कहा जाता है। या फिर देखो ये और लिखा मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि खेत या कृषि का वो ज्ञान, कि खेत वो कृषि का वह ज्ञान जो हमें, कि खेत कृषि का वो ज्ञान जो हमें पूर्वज से मिला हो, उससे हम क्या बोलेंगे, कृषि विरासत। यानी कि ऐसा ज्ञान जो हमें अपने दादा से मिला हो, ये अपने जो पुरुष थे, पिताजी पिताजी जो पिताजी के पिताजी, उनसे जो हमें ज्ञान मिला कि भाई किस प्रकार से खेती करनी है, किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करना है, वो सभी क्या है, कृषि विरासत के ही तो अंग है। इसी प्रकार कृषि की जानकारियाँ जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं उसे विरासत कहता है। और विरासत का मतलब होता है कि ऐसी जानकारियाँ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हो उसे विरासत कहा जाता है। फिर आता है ये पॉइंट देखो, स्वदेशी तकनीकी ज्ञान जिसको बोलते हैं ITK। इस इस पॉइंट को आप विशेष याद रखिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आपको अवश्य मिलेगा कि स्वदेशी तकनीकी ज्ञान को समझाइए। यहाँ पे ये भी हो सकता है स्वदेशी तकनीकी ज्ञान क्या है, इसका भारतीय कृषि में क्या योगदान है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो आप बात करेंगे स्वदेशी तकनीकी ज्ञान होता क्या है। देखो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इस शब्द के अंदर ही सब पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी। स्वदेशी तकनीकी ज्ञान यानी कि अपने देश के अंदर जो प्रौद्योगिकी सूचना है, तकनीक को बोलते हैं प्रौद्योगिकी सूचना, उसका नॉलेज ही क्या है, स्वदेशी तकनीक ज्ञान। ये देखो स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का अर्थ होता है कि किसानों द्वारा परंपरागत रूप से खेती पर निर्भर रहना। कि क्या करते हैं कि जो किसान लोग होते हैं अपने जो पुराना समय में मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे, कि खेती पर ही निर्भर रहते थे और देसी यंत्रों से खेती। तो देखो स्वदेशी तकनीकी ज्ञान यानी इसको बोलते हैं ITK, अर्थात स्वदेशी तकनीकी ज्ञान। इसको आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि ITK की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम भी आपको जल्दी बताएंगे इसके मतलब क्या होती है। देखो उससे पहले आप इसका अर्थ समझिए कि स्वदेशी तकनीक ज्ञान का मतलब ये होता है कि किसान भाइयों द्वारा परंपरागत रूप से खेती पर निर्भर रहना और देसी यंत्रों से खेती करना है। अर्थात क्या क्या करते हैं कि किसान भाई होते हैं मुख्य रूप से अपने देसी यंत्र पर ही निर्भर रहती है, अर्थात वो किसी विदेशी उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं और उसी तरीके से खेती करते हैं। कि किसान को वैज्ञानिक तरीके से खेती कर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। देखो अब मुख्य बात यहाँ से होती है कि किसानों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खेती कर तथा सूचना सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर अपने सीमित क्षेत्र से ज़्यादा मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। देखो अब ये अपन पढ़ लिया, लेकिन इसको मैं आप समझाओ। देखो स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का मतलब होता है कि किसान भाइयों द्वारा जो अपने परंपरागत रूप से जो भी साधन थे उससे खेती करते, उसी खेती कर कि जो वैज्ञानिक तरीके, वैज्ञानिक ढंग, रीति रिवाज अपनाकर तथा सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी का उपयोग कर एक अपने सीमित क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते, खाद्यान्न को उत्पादन करते थे और उससे भी अधिक क्या करते, लाभ प्राप्त करते थे। उसे आप क्या बोलोगे, स्वदेशी तकनीकी ज्ञान। देखो आपने बताया कि ITK
फुल फॉर्म यानी कि स्वदेशी तकनीकी ज्ञान का पूरा नाम क्या है इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश में बोलते हैं इंडिजिनस, क्या बोलोगे, इंडिजिनस, इंडिजिनस टेक्निकल। देखो इसको आप 3 बार बोलो, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज, इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान जो अपने देश में बना हो, अर्थात जो अपने पुराने यानी कि विरासत जो अपने बाप दादाओं से मिली है, वही क्या है, स्वदेशी ज्ञान है, अपने कोई विदेशों से थोड़ी खरीदा है। अब आता है सस्य विज्ञान। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक मैंने इसमें क्यों लिया, तो आपको मैं बता दूं क्योंकि जो अपने एग्रीकल्चर हेरिटेज बुक है, ये जो एग्रोनॉमी की एक शाखा है अर्थात इसका दूसरा रूप है। तो आप थोड़ी सी एग्रोनॉमी के बारे में जानना जरूरी है कि एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान जो मुख्यतः एक ग्रीक वर्ड है, कैसा वर्ड है, ग्रीक शब्द है, और जो एग्रोस प्लस नॉमस से बना है। एग्रोस का मतलब होता है क्रॉप्स और नॉमस का मतलब देखो, इसका मुख्य अगर हम बात करें तो यही है कि मृदा का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन करना ही एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। कि मृदा का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन करना एग्रोनॉमी कहलाता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि एग्रोनॉमी का फादर कौन है, तो आएगा पेट्रो डी क्रेसेंजी। कौन है, एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान का जो पिता है वो है पेट्रो डी क्रेसेंजी। अब ये आपने देख लिया। अब यहाँ आएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर सस्य विज्ञान का क्षेत्र को समझाइए। तो देखो स्कोप या क्षेत्र जो भी पूछिए तो आपको उसके बारे में लिखना है। कैसे, जैसे कि जो अपनी एग्रोनॉमी क्या करती है कि बढ़ती जनसंख्या की खाना पूर्ति, क्योंकि जो लगातार जो तीव्र वृद्धि हो रही जनसंख्या में इसकी खाना पूर्ति हेतु अति उपयोगी है। दूसरा है कि वस्त्र समस्या का समाधान करने हेतु क्या करती, मानव को पहनने के लिए जो अपने वस्त्र है, अपने कपड़े हैं, ठीक है, उनका समस्या होती है, क्योंकि देखो कपड़े भी बनते किससे, पेड़ पौधों से बनते हैं। तीसरा पॉइंट है कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, कि सस्य विज्ञान से क्या होगा, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होती है। और चौथा पॉइंट है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान, अर्थात जो देखो आजकल क्या बेरोजगारी बढ़ रही है धीरे धीरे, उसकी समस्या का समाधान करना है तो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान है, क्योंकि इसका आप बहुत सारी शाखा है जैसे कि हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अर्थात इकोनॉमी से क्या होता है, जो अपने देश की राष्ट्रीय आय है अर्थात जीडीपी में क्या होता है, वृद्धि होती है। अब अगला पॉइंट आता है वो है अगला पॉइंट है कि फसल क्या है। देखो प्रथम पॉइंट अपना क्या है कि फसल क्या है। अब वहाँ पर आ जाएगा व्हाट इज ए क्रॉप, अर्थात फसल क्या है। तो आपको लिखना है कि पौधों का, किसका, पौधों का ऐसा समूह जो हम लोग किसी न किसी अपने रूप में उपयोग लेते हो, अर्थात उसे क्या कहेंगे आप, फसल कहा जाता है। अगर देखो ये आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, कि पौधों का ऐसा समूह जिसका उपयोग, ये पौधों का ऐसा समूह जिसका उपयोग मानव अपने एवं पशुओं के उपभोग के लिए करता हो उसे आप फसल कहा जाता है। चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे अपने क्या हो गई, अब अपन फसल क्यों उगाते हैं, हम फसल इसलिए उगाते हैं कि ताकि अपने भी क्या हो, पेट पूर्ति हो, अर्थात हम भी अपना भोजन कर सके और पशुओं के लिए क्या हो, सारा भी हो, उससे आप क्या बोलोगे, फसल बोलोगे। फिर देखते हैं कि फसल होगी अपनी, फसल क्या है। अगर आप पूछिए तो आप बता दो कि फसल क्या होती है। फिर पूछ लिया कि फसल के वर्गीकरण को समझाइए, यहाँ फसल के वर्गीकरण का महत्व लिखिए। चाहे आपको महत्व आए, महत्व किसका, फसल वर्गीकरण का महत्व, ठीक है, फसल के वर्गीकरण का महत्व। फसलों के वर्गीकरण से हमें फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखो अब आप चीज़ किसी चीज़ से क्या करते हो, वर्गीकरण करते हो, तो आपको नॉलेज होता है कि कौन सी चीज़ किस के लिए बनी है। जैसे अगर आपने फसल का वर्गीकरण किया है तो आपको पता चलेगा कि फसल रबी की है, खरीफ की है या फिर जायद की है। दूसरा पॉइंट है कि फसलों की जलवायु जानने में मदद, कि फसल का वर्गीकरण करने से हमें पता चलेगा कि फसल किस जलवायु की है। देखो मान लीजिए फसल कोई ठंडी जलवायु की है और आप उसे जो रेगिस्तान में उगा रहे हो तो क्या होगी, नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है कि फसलों की अनुकूलता जानने में, अर्थात
क्या फसल वास्तव में, फिर देखो क्या करते हैं कि फसल का वर्गीकरण, यानी कि इस फसल के वर्गीकरण से हमें पता चलता है कि फसलों के बारे में जानकारी, कि फसल किस कुल की है, किस ऋतु की है तथा किस जलवायु की है। इसलिए फसलों का वर्गीकरण करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। देखो पहला पॉइंट हमने जान लिया कि फसलों के वर्गीकरण से हमें फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है कि फसलों की जलवायु जानने में हमें मदद करती है, क्योंकि फसल का वर्गीकरण करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फसल किस कुल की या किस जलवायु की है। उसी प्रकार की फसलों की अनुकूलता जानने में उपयोगी, अर्थात कि फसल, देखो मान लीजिए कोई आप सेब लेकर आ गए, अब आप राजस्थान में उगा रहे हो तो उगेगी नहीं, उग सकती, क्यों? कि वो इसके लिए अनुकूल है ही नहीं। ये अनुकूल जानने में हमें मदद करती है। तीसरी आती है फसलों की वास्तविक दशा जानने में, कि भाई फसल वास्तव में किस प्रकार की है, ठीक है, वो जानने के लिए देखो फसल का वर्गीकरण करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और आपको एक प्रश्न भी मिलेगा कि फसलों के वर्गीकरण के महत्व को समझाइए, ये आपको प्रश्न मिल भी सकता है। क्योंकि देखो मैंने जो भी प्रश्न बनाए हैं सभी पुराने पैटर्न, यानी पुराने जो पेपर थे उनको ढूंढकर उनमें से बनाए हैं, और फिर मैंने किताब का जो एनालिसिस किया, किताब के अंदर से बनाए हैं। अब अगला टाइम आता है क्रॉपिंग पैटर्न। देखो क्रॉपिंग पैटर्न, अब आप इसको देखकर सोचोगे ये क्या है, नहीं कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है फसल प्रणाली। क्या होता है? फसल प्रणाली। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि किसी खेत का क्या करते, देखो कोई भी खेत है, ठीक है, किसी खेत का कुल उत्पादन क्या करते हैं, जो पूरा उत्पादन होता है ना, तुम बढ़ाने, कोई भी खेत है उस खेत का कुल उत्पादन बढ़ाने एवं उससे होने वाली, क्या यदि देखो उससे होने वाली आय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए देखो क्या करता है कि इससे क्या होता है, अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, तथा उर्वर शक्ति को बनाए रखकर फसलों को उगाने की विभिन्न सस्य क्रम को ही फसल प्रणाली कहा जाता है। देखो इसकी शॉर्ट परिभाषा ये है फसल प्रणाली की, कि विभिन्न सस्य क्रम, क्या कि विभिन्न सस्य क्रम ही फसल प्रणाली, अर्थात कि जो फसलों को है ना, फसलों को उगाने के विभिन्न सस्य क्रम, उसको क्या बोलोगे आप, फसल प्रणाली कहोगे। क्या कहोगे? फसल प्रणाली। जैसे मोनोक्रॉपिंग, क्या है मोनोक्रॉपिंग? आप बताओ मोनोक्रॉपिंग क्या होती है? यानी कि निजी क्षेत्र के अंदर एक फसल को उगाना, मोनोक्रॉपिंग होती है। फिर होती है इंटरक्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग। देखो ये सभी क्या है, भारत में फसल प्रणाली के फसल प्रणालियाँ है। एले क्रॉपिंग यानी कि गली हरी फसलें, ठीक है, वो है। फिर आता है, देखो इसको आप देखो शॉर्ट में समझो तो ये है कि फसलों को उगाने के विभिन्न सस्य क्रम जिससे अधिक उत्पादन मिले एवं उसे फसल प्रणाली कहा जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है, कि फसलों को उगाने के विभिन्न सस्य क्रम। अब आगे समझते हो, अगर आपको ये नोट भी सही है तो मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यही होता है कि अनुबंध पर खेती से खेती, यानी कि देखो अनुबंध पर खेती करना, यानी कि आप किसी को क्या तो ठेका दोगे, ठेके पर खेती करना। जैसे कि आपकी बहुत सारी ज़मीन है तो आपने क्या कर दिया कि किसी और को दे दी कि आप इसको खेती करो। मुख्यतः ये खेती कितने प्रकार की होती है, तो खेती दो प्रकार से होती है। कौन सी खेती दो प्रकार से होती है, तो आपको याद रखना है ठेका खेती। कौन सी खेती? ठेका खेती दो प्रकार से होती है। पहली ये है, इसका पहला तरीका क्या है कि आपके पास बहुत सारी ज़मीन है, यानी खेत को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर देना, कि आपके पास क्या है, बहुत सारी ज़मीन है, आपको क्या क्या किसी व्यक्ति को क्या पर दे दिया, किराए पर देना, ये क्या कहलाती है, ठेका खेती। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ज़मीन भी अपनी है और खेत को जोतने वाले भी हम ही हैं, और वो खेत हम काम कर रहे हैं वो अपने लिए ना करके किसी अन्य कंपनी या फर्म के लिए करते हैं। अर्थात कोई कंपनी ने हमको दे दिया कि आप खेती करो और हमें माल को बेचो, तो हम क्या करेंगे, उस खेती को उस ठेके पर लेंगे कि हम करेंगे लेकिन माल आपको ही बेचेंगे। फिर आता है केवी की, क्या है केवी की, वो समझाइए, भारत में केवी की को विस्तार से वर्णन कीजिए, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो पहला आएगा
केवीके फुल फॉर्म कृषि विज्ञान केंद्र। केवीके यानी कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली क्या है? एक अभिन्न अंग है। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन है। देखो इसका उद्देश्य क्या होता है कि केवी क्या करते हैं कि मुख्यतः ये गाँव में बड़े होते हैं, ठीक है, शहरों के अंदर गाँव के अंदर होते हैं, क्या है कि जहाँ के लोग होते हैं उसको अगर ये प्रशिक्षण देते हैं, यानी कि लोग समझाते हैं किस प्रकार से आप खेती करो और फसलों में सुधार करो और नई से नई किस्म को लगाओ, ताकि आने वाले टाइम में जो बढ़ती जनसंख्या है इसकी खाद्यान्न की आवश्यकता को पूर्ति की जा सके, साथ साथ इसमें गुणवत्ता भी हो। फिर बताया कि हमारे देश में लगभग कितने केवी के हैं, तो याद रखना 742 कितनी है हमारे देश में 742 केवी के। ये प्रश्न शॉर्टों में आ सकता है, पूछ ले कि भारत में सबसे प्रथम केवी कहाँ खुला, तो याद रखना पांडुचेरी में। कहाँ खुला? पांडुचेरी में। भारत में प्रथम केवी के थे, देखो भारत में प्रथम केवी पांडुचेरी में खुला। पूछ ले राजस्थान में प्रथम केवी की फतेहपुर सीकरी में खुला, सीकर के अंदर। कहाँ खुला? फतेहपुर सीकर के अंदर। कब खुला? 1976 के अंदर। कब खुला? 1976 के अंदर। कम से कम आप इसको 3 बार बोलो। भारत में प्रथम केवी के पांडुचेरी के अंदर कब खुला, ठीक है। फिर आता है राजस्थान में केवी के 1976 के अंदर। कहाँ पर खुला? सीकर सीकर सीकर। फिर राजस्थान में कुल कितने केवी के हैं, तो है 42। कितने हैं? याद रखना राजस्थान में कुल कितने केवी के? 42। कितने हैं? 42। अब अगला पॉइंट, लास्ट टॉपिक, क्योंकि देखो देखो पढ़ने में बहुत सही है अगर आपके पास बुक है, लेकिन क्या होता है कि याद नहीं हो पाती। देखो फिर ये बड़े प्रश्न में आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, क्योंकि हम पढ़ किसी के बारे में रहे, कृषि के बारे में पढ़ रहे, पुराने कृषि के बारे में पढ़ रहे, तो इसका क्या योगदान है इसके बारे में प्रश्न तो आएगा ही। पहला प्रश्न ये इसको देखो, लिखने का तरीका आप जो भी लिखो बस पॉइंट में लिखो, ताकि क्या होता है इसको सामने पता चल जाए लिखा है। लेकिन अब कुछ आ ही नहीं रहा तो आप क्या करोगे, लैंड को पास पास में या बहुत दूर दूर लिख देते हो, जैसे कि एक यहाँ लिखा है फिर एक यहाँ लिखा है, ये गलत बात है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। देखो भारत की अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो कृषि है ये क्या है, भारत की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, भारत की रीढ़ की हड्डी है। कृषि भारत की जीडीपी में लगभग कितना परसेंट योगदान करती है, तो है 15%। कितना? कृषि भारत की जीडीपी यानी कि जो अपन कृषि है भारत की जीडीपी के अंदर लगभग 15% योगदान है। कितना है? 15% योगदान देती है। लगभग भारत की 70% जनसंख्या है वो कृषि पर क्या है, निर्भर है। कृषि क्या है, उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है, ये इसके योगदान है, ठीक है। कृषि लोगों के जीने का मुख्य साधन भी है, जीवन जीने का आवास यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो आधार भी है। देश की अधिकांश जनसंख्या खाद्य की पूर्ति करती है। अब आप और भी लिख सकते हो कि भारत की कृषि से लोगों के अंदर एक रोजगार का अवसर प्रदान करती है। इसमें क्या लोगों के अंदर रोजगार आता है, रोजगार। नकदी फसल क्या है? एक ऐसी फसल होती है जिसका किसान उगाकर बाजार में तुरंत बेच देता हो, अर्थात नकद प्राप्त करना, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य होता है पैसा कमाना। क्या करना? पैसा पैसा पैसा, ठीक है। इसी प्रकार की फसल का उपयोग खाने के लिए नहीं होता है, देखो सिर्फ पैसा कमाओ, खाओ मत, ठीक है। ये इसका मतलब नकदी फसल का मुख्य यही है। विदेशी मुद्रा को अर्जित करो, नकदी फसल। कृषक क्या करता है, खाने के लिए उपयोग नहीं लेता है बल्कि पैसा के लिए करता है, ये क्या नकदी फसल है। फिर आता है उत्तेजक फसल, ये एक ऐसी फसल जिसे खाने या पीने के बाद मानव शरीर में एक नया जोश या उत्तेजना या फिर एक ऐसी भावना पैदा होती है ताकि वो आलस्य से दूर हो जाता है। जैसे कॉफी, चाय, तंबाकू, तुलसी क्या है, ये प्रकार की उत्तेजक फसल है। कॉफी कैसी? जैसे आपको नींद आ रही है, आपने कॉफी पी ली, फिर अपने आप नींद चली जाएगी क्योंकि आपने उसके अंदर उत्तेजना पैदा की। अब तंबाकू और ठुडा ठुडा वो पीने के बाद में तो एक बार नई जोश आती है, पर देखो नशा नहीं करना है। अब जो इसके बाद एक और मैं वीडियो बनाऊंगा लगभग 20 मिनट का, ठीक है, बहुत छोटा। उसमें क्या होगा, जितने भी छोटे प्रश्न हैं जैसे खालिस्तान और अवशद, उनमें से लगभग आपके 4 से 5 अवसद या खालिस्तान आएगी आएगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। जल्दी मैं आपके सामने वीडियो अपलोड करूँगा।